दिल्ली का बजट पेश हो चुका है। सरकार का कहना है कि पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो 1,03,700 करोड़ का पेश किया गया। ये ऐतिहासिक बजट है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बजट को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और बजट को हवाई बताते हुए इसे कर्ज वाला बजट बताया है। वहीं सत्ता पक्ष पूर्व सरकार के कामकाज और खर्चों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए विधानसभा में लंबा चौड़ा लिस्ट दिखाया गया है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के साथ ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, विपक्ष बजट को बेकार और घाटे का बजट बता रहा। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कैग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पूर्व सरकार के कामकाज और खर्चे पर सवाल उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले पर तलवार खींची हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बजट को लेकर क्या सवाल खड़े किए गए। आम आदमी पार्टी ने बजट के आकार पर सवाल खड़े किए। 1 लाख करोड़ के आंकड़े को दिखावा बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा ये उधार का बजट है। बजट का बड़ा हिस्सा उधार लेकर पूरा होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को 81,545 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस आधार पर 19,000 करोड़ का घाटा हुआ। आपने बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार पर तंज कसा। साइकिल योजना पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को लेकर रेखा सरकार पर खूब हमला बोला। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट का एक बड़ा हिस्सा उधार लेकर पूरा करने की योजना बनाई है। उन्होंने इसे उधार का बजट और 1 लाख करोड़ की लूट करार दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने 1 लाख करोड़ के बजट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, जबकि वास्तव में दिल्ली सरकार को भारी राजस्व घाटा हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 1 लाख करोड़ के अनुमान के मुकाबले कुल प्राप्ति केवल 81,545 करोड़ के आसपास रही, जिससे लगभग 19,000 करोड़ का घाटा हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है। 1 लाख करोड़ के बजट का मतलब क्या है? 1 लाख करोड़ के बजट का मतलब ये है 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली पर खर्च करेगी। खर्च करेगी मतलब कहीं से पहले 1 लाख करोड़ रुपया आएगा, तब आप उसको खर्च करेंगे। तो हमारे मन में यह था कि 1 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? आप खर्च तो करेंगे, आएगा कहां से? तो अब जो बारीक बारीक बातें समझ में आई है वो ये आई है कि पहली बात तो 1 लाख करोड़ का जो कलेक्शन सरकार ने टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 68,700 करोड़ का जो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है वो इकट्ठा हुआ। मात्र 68,700, यानी कि 30% से ज्यादा की कमी रही है सरकार के अपने रेवेन्यू के अंदर। 12,095 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से ग्रांट लिए हैं। चलिए वो भी ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये बनता है 81,545 करोड़ रुपए। तो भाई जब 1 लाख करोड़ का आपका बजट था, 81,545 करोड़ रुपए आपके पास आए हैं, तो बाकी करीब 19,000 करोड़ रुपए कहां से आया? इस बात को छिपाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमला सिर्फ विपक्ष की तरफ से हुआ। पूर्व सरकार के कामकाज और वित्तीय अनियमितता को लेकर सत्ता पक्ष पूर्व की सरकार पर भी खूब हमला बोल रही है। 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए खर्चों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सदन के अंदर एक लंबी लिस्ट पेश कर दी और बताया कि पूर्व सीएम के सरकारी आवास में महंगे और लग्जरी सामान लगाए गए। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा के अंदर उस पेपर को दिखाया और बताया कि क्या क्या लगा और उसकी लागत कितनी थी। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार के दौरान जनता परेशान थी, लेकिन सरकार जनता के पैसे को लूटने में व्यस्त थी। क्या क्या उसमें आइटम लगाई गई, ये मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा पर्चा लेके आया। क्या क्या आइटम लगाई गई, तो वहां पे फर्नीचर लगाया गया, सोफा लगाया गया। 2 उसके टेंडर हुए, पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा 1.5 लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई, 76 टेबल, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल। बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड। फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की। फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर। फिर वो रिक्लाइनर चेयर
केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते जिम करते करते थक जाते थे तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई। 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे, फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक। कुल मिलाकर दिल्ली के बजट और पूर्व सरकार की वित्तीय अनियमितता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अभी शुरू हुई है और जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे यह तय है कि आने वाले के दिनों में यह मामला सियासत के केंद्र में रहने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विशेषकर आम आदमी पार्टी, इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाती है, इस पर दिल्ली के लोगों की निगाहें जरूर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल है उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, जिस बजट को लेकर इतना संग्राम हो रहा है, बजट पर कौन सही है और कौन गलत है? दूसरा प्रश्न, बजट पर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उन आरोपों में कितना दम है? तीसरा सवाल, पूर्व सरकार पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो सवाल है कि वो आरोप कितने तथ्यात्मक तौर पर सही हैं और उन आरोपों में कितना दम है। तो चलिए वक्त नहीं जाया करते हैं और सीधे जो हमारे मेहमान जुड़े हैं सीधे उनके पास चलते हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर ये बताइए, शुभेंदु जी, उसी नोट पे शुरू करूंगा। 1 लाख करोड़ का बजट था और एक बड़ा आरोप लगा है कि पिछले बजट में 19,000 करोड़ की आपकी कमाई कम रह गई, यानी आपने जो बजट बनाया था उसमें 19,000 करोड़ आपके पास आया नहीं, वो एड ऑन हो गया और आपके इस बार आपने फिर से 3,700 करोड़ उसमें एड ऑन कर दिया, यानी घाटा कर्ज इस बार फिर बढ़ेगा। तो इस पर पहला प्रतिक्रिया और जवाब आपका। देखिए, या तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं यही कहूंगा। और इसके लिए मैं जवाब देता हूं, 1,03,700 करोड़ का जैसा इस बार का बजट है, इसमें से 74,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को आएगा। 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स राजस्व आने का अनुमान है। तो आप ये लगभग समझ लो मोटा मोटा कि 75,000 करोड़ रुपए आएगा। अभी डिफरेंस कितना है? लगभग 28,000 करोड़, एग्जैक्टली 28,300 करोड़ का। अब ये पैसा कहां से आना है, इसका लिखा है हमने कि सरकार, केंद्र सरकार से कुछ हमको फंड्स आते हैं, वहां से फंड्स लिए जाएंगे। बाजार से हम लोन भी लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे लोन सरकारें लेती हैं। और इसमें ये भूल गए कि एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है। यदि इन तीनों चीजों को जोड़ा जाएगा तो ये डिफरेंस का जो 28,300 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, वो पैसा वहां से आएगा। लगभग 14,000-15,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी। उसके बाद 10,000 करोड़ का बाहर से कर्ज लिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आप और हम कभी गाड़ी खरीदते हैं या घर बनाते हैं, हम लोन लेते हैं, ऐसे ही मेट्रो के लिए, दुनिया भर के लिए जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और उसको धीरे धीरे पे किया जाता है, उसको किया जाएगा। और कुछ फंड्स और भी अरेंजमेंट किए जाएंगे। तो ये सब चीजें इस बार के फंड्स में भी अवेलेबल है। इनके पूरे 11 साल के जो इन्होंने बजट दिए, उस बजट में भी इसी तरीके का लगभग 30% पैसे का भी प्रोविजन किया गया था और उसमें जो बैलेंस आता था अगले साल में जोड़ दिया जाता था। हमने भी यही किया है, यही एक सिस्टम है। या तो आपने भी जो गलत किया वो उसका आप बात नहीं करो कि हमने भी यही किया। आज खाली क्वेश्चन पूछने के लिए आप सब लोग बात कर रहे हैं। इसलिए बजट को जो लोग समझते हैं, सपोज करिए आप अपने घर का बजट बनाते हैं साल भर का, आपने कहा कि मैं पूरे साल भर में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे और उसकी प्लानिंग करते हैं कि कहां से ये 5 लाख रुपए आएगा, सैलरी से इतना आएगा, इतना पैसा माता जी से आएगा और इतना पैसा हम लोन ले लेंगे। और उसके प्रोविजन के हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हम घर में इतना खरीदेंगे, हम ये कार इतनी खरीदेंगे और उसका इतना इंटरेस्ट जाएगा। ये सब प्लानिंग होती है बजट के लिए और वैसे ही किया गया है। और जो आज की तारीख में आपके पास बैलेंस होता है लास्ट ईयर का, उसको भी ऐड किया जाता है उसके अंदर। तो या तो सौरभ भारद्वाज को मालूम नहीं है कि क्या चीज होती है बजट,
या फिर वो जनता के सामने ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनको पूछना नहीं चाहिए, मंत्री रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, हमने कई बार बताया और हमारे आपने भी दिखाया भी कि किस तरीके से इन्होंने पैसे की बर्बादी करी। आप सोचो 40 लाख रुपए के 8 बेड मींस 5 लाख रुपए का एक बेड, 5 लाख रुपए का एक बेड मींस जो आज सबसे महंगा बेड बनता है आपके और हमारे घर में मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, वो 10,000 से 15,000 के बीच में गद्दे के साथ बन जाता है। अब जो 15,000 में बनता है उस बेड के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसका जवाब भी आने वाला प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी का आपके साथ बैठा होगा उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक। ऐसे कुर्सियां, एक कुर्सी 2,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए के बीच में आ जाती है, अच्छी, खराब और बहुत अच्छी, बहुत ब्रांडेड लेनी है तो 5,400 रुपए की। पर यदि 40-40 हजार रुपए की कुर्सियों को आप मंगा रहे हैं और 1, 2, 4, 10 नहीं 60 कुर्सियां आ रही हैं, तो भैया भगवान ही मालिक था इस तरीके की। जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा है कि बहुत बड़ी फेहरिस्त है, हम सुबह से चालू करेंगे तो शाम तक आएगा, उसका भी जवाब आज आप देके जाना। वैभव श्रीवास्तव, दो चीजें, एक तो पूर्व सरकार पर जो आरोप लगे और दूसरा जो आप लोगों ने इस बजट पर आरोप लगाया है उस पर तथ्यात्मक तौर पर जो सवाल, अब मैं समय ज़ाया नहीं करूंगा, जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए, जो जवाब दिया गया, उस पर आपका कॉन्ट्रडिक्शन। भारतीय जनता पार्टी के हवाई बजट और भारतीय जनता पार्टी के हवाई वादों की बात से शुरू करूंगा और आखिरी बात से शुरू करूंगा। बजट पे आऊंगा और बजट पे बहुत सिस्टमैटिक तरह से समझाएंगे कि क्यों ये फर्जी और हवाई बजट हम पिछले साल भी कह रहे थे, इस साल भी कह रहे थे, और आराम से पढ़ लिख के अपनी एनालिसिस दूंगा शुभेंदु भाई। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के बारे में आपको बता दूं जिसने बजट, मतलब प्रवेश वर्मा जैसे आदमी में इतनी शर्म बची है कि वो अरविंद केजरीवाल के कामों को पढ़ के गिना रहे हैं। 1,100 रुपए बांट के वोट खरीद रहे थे। अब उनके एसेट पे दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल का एसेट एज पर इलेक्शन एफिडेविट 2025 में 1.65 करोड़ था। जब 2025 में 10 साल सीएम बन के वो जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, उनका जो एसेट था 1.73 करोड़ था। 10 साल रहने के बाद 8 लाख का उन्होंने कमाई की अपने सीएम रहते हुए। प्रवेश वर्मा जो कोई इतने बड़े नेता भी नहीं थे दिल्ली बीजेपी के, 2014 के इलेक्शन एफिडेविट में उनका एसेट था 15.5 करोड़। 2025 में उनका कितना हुआ? 114 करोड़ एज पर हिज इलेक्शन एफिडेविट। कौन से क्या कमाई कर रहे थे प्रवेश वर्मा की? और इनमें इतनी नैतिकता बची है प्रवेश वर्मा में कि वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो पहले अपने गिरबान में झांक लेते प्रवेश वर्मा जी, ये सब बोलने से पहले। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बीजेपी वाले टॉयलेट में पहुंच गए कि गोल्ड की सोने का कमोड लगाए। उनको कुछ नहीं मिला, बीजेपी वालों का सोने का कमोड देखने पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल का, पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के घर भी चले जाओ, वैसे तो घुसने नहीं देते बीजेपी वालों को वो, लेकिन अगर बीजेपी वाले चले जाए प्रधानमंत्री के घर में, घर में पता नहीं क्या होगा। जो ओपन प्लेटफॉर्म पे है वो मैं बता दूं, 1.5 लाख रुपए की तो मोबाइल की पेन यूज करते हैं। स्विस वॉचेस यूज कर सकते हैं 8-8, 9-9 लाख की। चश्मा जो लगाते हैं 5 लाख का, 15 लाख का तो सूट पहनते हैं, और ना जाने कितनी लग्जरी आइटम वो पर्सनल यूज करते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, कौन सा वो वहां के वो कुर्सी उठा के ले गए, टेबल उठा के ले गए, यहाँ का अपना डबल बेड उठा के ले गए, सब तो वही है। सीएम रहते हुए वहां पर जो उनके एक्सपेंडिचर हुआ वो वहीं पे है। आप क्या सीएम बन गया, आप रहिए, आप यूज कीजिए उसको, वो तो दिल्ली का है, दिल्ली का प्रॉपर्टी है ना। प्रधानमंत्री मोदी किस हैसियत से 1.5 लाख रुपए का पेन यूज कर रहा है, 5 लाख रुपए का चश्मा किस हैसियत से पहचे, और वो पर्सनल यूज कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल यूज नहीं किया। वो सामान आज भी वहां का जस का तस बचा है। अगर कभी भी डिबेट करनी है अरविंद केजरीवाल के एक्सपेंडिचर पे और उनके घर पे, आ जाना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपा वाले। अब आते हैं इनके बजट पे। इनके बजट में जो इन्होंने आपको बताया, पिछले साल का हम क्यों बोल रहे थे कि ये हवाई और फेक बजट है? क्यों? क्योंकि धर्मराज जी, जब भी हमने 10 साल सरकार चलाई है,
जब बजट आती है तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या होता है, अगर आम जनता को हम समझा दें तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट होती है जिसमें कहां से एसेट्स सरकार कलेक्ट करेगी, कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहां से अनुदान मिलेगा, ये सबका लेखा जोखा होता है। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ही गायब थी। क्या इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ही गायब कर दी और पेश कर दिया 1 लाख करोड़ का बजट। तो वो तो बजट फर्जी निकलना ही था। किस लिए? क्योंकि आपने ये बताया ही नहीं ना कि आपके पास वो बजट का कैलकुलेशन का डेटा क्या है, टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल ग्रांट, ये सबका डेटा ही आपने कुछ पब्लिश नहीं किया, कुछ भी बोल दिया। इस तरह तो 2 लाख करोड़ का बजट बोल दो। जब आपके पास कुछ बैकअप डेटा ही नहीं है तो कुछ भी बोल दो। उस डेटा के अनुसार जो इनके पास सारा जो राजस्व इकट्ठा हुआ दिल्ली सरकार का, वो 68,700 करोड़ थे। जो केंद्र सरकार से ग्रांट मिला वो 12,095 करोड़ रुपए थे। इस टोटल मिला के 81,000 के आसपास करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हुआ है। 19,000 करोड़ का कहां घपला कर दिए। 1 लाख करोड़ का बजट बना रहे थे, आपके पास पैसा ही उतना आया 81,000 करोड़ के आसपास, तो आपने 19,000 करोड़ का कहां से घपला कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि सरकार चलाने की जल्दी बड़ी थी। 27 साल के बाद भी जो सरकार चलाने के लिए बेसिक दिमाग चाहिए था वो गायब था। ठीक है, इन्होंने 50 तरह के बजट दे दिए। एक धर्मराज जी, बस 30 सेकंड, जब भी आप बजट, अरविंद केजरीवाल ने पूरे इतिहास में एकमात्र सरकार है जिसने आउटकम बजट लेके आई। आउटकम मतलब अगर आपने 100 रुपए खर्च किए, उदाहरण के लिए आम भाषा में, तो वो 100 रुपए क्या खर्च किए, कितने खर्च किए और उसका नतीजा। ठीक है शुभेंदु जी, जल्दी से 30 सेकंड में रिप्लाई कर दिया, मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। आउटकम बजट गायब है। ठीक है सर, ठीक है, वैभव हो गया। आउटकम बजट गायब है। ठीक है शुभेंदु जी। अभी आपके चैनल पे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि उनके पास 1.72 करोड़ उनके हलफनामे में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही झूठ बोला है। 2015 के हलफनामे में उन्होंने 2 करोड़ 100 लाख मतलब 2.1 करोड़ रुपए दिखाया और 2010 के उसमें 20 के में उन्होंने, सुन तो लीजिए, अरे आप पूरी बात सुनिए ना, उसमें उन्होंने 3.99 मतलब 5 साल में दुगना हो गया, मतलब 4 करोड़। आप ये समझ लीजिए कि यहीं पे उन्होंने एक स्टेटमेंट में झूठ बोला। अब दूसरी चीज, सुनीता केजरीवाल जी के नाम से गुड़गांव में, सुनीता केजरीवाल जी के गुड़गांव में के नाम से जो बंगला उन्होंने दिखाया 60 लाख रुपए का, उसको वैल्यू बढ़ के, वैल्यूएशन बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो गया। वो आप कहीं दिखा नहीं रहे। मैं जो झूठ बोल रहा हूं, देखिए जो प्रवेश वर्मा जी ने जो बात कही, जिसके लिए उन्होंने कहा जो 2015 में जमीनें थी और 2025 में वही जमीनें, उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो बताया गया है उस एफिडेविट में। इसलिए यहां पर ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के निकलने की कोशिश करते हैं, और इसलिए मैंने डाटा दिया कि 2015 में, चलिए ठीक है सर, ठीक है, 2020 में क्या कहा। नहीं, अब इसमें तो बिल्कुल, अब वो जो वैल्यूएशन का ये जो खेल खेल रहे हैं, आपके पास जब भी आपकी कोई जमीन है, और ये मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अरविंद केजरीवाल का पर्सनल डेटा बताया कि जो उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में दिया है। सुनीता केजरीवाल का मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने अरविंद केजरीवाल के जो एसेट है उनके कंबाइन एसेट की भी बात करें, अगर कंबाइन एसेट भी मान ले शुभेंदु भाई, अगर एक सेकंड बोल लिए, मान लीजिए उनका सुनीता जी का और अरविंद केजरीवाल का कंबाइन एसेट भी मान लेते हैं 2 करोड़ के 2.25 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 4 करोड़ हो गया। प्रवेश वर्मा का बताइए कि प्रवेश वर्मा का केजरीवाल का है, एक सेकंड जनाब, ये केवल केजरीवाल का है, नहीं, फिर से झूठ नहीं है, नहीं, एक मिनट बाबा इसको एक मिनट इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। कौन कितना एसेट रखता है, नहीं रखता है, किसका क्या है, वो डिक्लेयर है, वो एक अलग विषय है जिस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि किनका क्या है, क्या वैल्यूएशन नहीं है, ये कोर इशू नहीं है। तो इसको यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर हम दूसरे दिशा में चले जाएंगे। दीपक शर्मा जी को फ्रेम पे लाइएगा। नहीं बाबा, उसका मतलब नहीं, प्रॉब्लम नहीं ये है कि ये पहुंच गए अरविंद केजरीवाल के कुर्सी। अरे ठीक है, अगर आप पहुंचेंगे तो आपको जवाब नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वो पहुंचे। आपने उसके पहले प्रवेश वर्मा का जिक्र कर दिया, मतलब नहीं था उसका इस विषय पे, क्योंकि फिर बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। दीपक शर्मा जी, आपके पास आता हूं सर। बजट को लेकर अभी 2 चीजें हो रही हैं। एक तो 25 तारीख को नहीं,
कल ही प्रवेश वर्मा ने पूर्व सरकार का पूरा वो पेपर रोल निकाल के विधानसभा में दिखाया, बताया कहाँ कहाँ क्या खर्च हुआ। एक और आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि सरकार घाटे में है और कर्ज लेकर घी पीने वाला मूड टाइप का, जो मैं समझ पा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी का नोट है। तो आपसे सर कमेंट वही है कि क्या दिल्ली सरकार का जो बजट है उसमें किसी प्रकार का कोई आंकड़ों से खेल हुआ है और ओवररेटेड बजट क्या आपको लग रहा है? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि अभी जो मैं सुन रहा था, भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असल बात जो है, दिल्ली का जन ये जानना चाहता है उसको बजट से क्या मिला। ये जो बहस हो रही है, मुझे लगता है जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने की बहस हो रही है और मुद्दा लेफ्ट और राइट भेजने की कवायद चल रही है। अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रश्न तो ये होने चाहिए कि अभी सवाल उठ रहा था कि किसने कितना खर्च किया। अभी हम तो जो उन्होंने खर्च किया था नहीं किया था वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है और आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। अगर कुछ अनियमितताएं हैं उसके अंदर तो आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। सवाल दूसरा कि जो आज की सरकार, भाजपा सरकार है, जो जन आकांक्षाओं की बात करके आई थी, उसने उसकी नीति और नियत क्या है। सवाल इस बात का भी, एक हफ्ते पहले की न्यूज है, 3-3 करोड़ रुपए की 2 बोट खरीद रहे थे। बात इस बात की है कि दिल्ली की जन की बात करते हैं, दिल्ली के जन जो है वो सड़क पर खड़ा होकर बसों का इंतजार करता है और ये 3-3 करोड़ रुपए की 2 बोट खरीदने की बात करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बजट से क्या मिला, युवाओं को क्या मिला। सबसे पहला प्रश्न तो हम ये उठाना चाहते हैं, युवाओं को क्या मिला। दूसरी बात, आप अगर मान लो बजट की बात करते हैं कि आपने बहुत बड़ी एक विशाल बजट रखा, सवाल इस बात का उसमें से कितना खर्च हुआ, पिछली बार कितना खर्च हुआ था, लगभग 43% आपका शेष रह गया। तो आप जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एक बजट दिया और उस बजट से पूरा हम सिनेरियो को चेंज करने वाले, हम कहते हैं होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है ये कहीं ना कहीं केवल और केवल प्रचार और प्रसार, वो स्थिति आज की डेट में लगती है हमें। जिस तरह से बातचीत की जा रही है, बजट के ऊपर चर्चा कम हो रही है। आप देखेंगे बजट जैसे ही पेश हुआ उसके बाद में नए मुद्दे भी सामने आ गए, जिससे कि बजट के ऊपर असल चर्चा ना हो पाए। सवाल इस बात का भी है कि जो पैसा ऑलरेडी जो बड़े मुद्दों के लिए खर्च करना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। चाहे प्रदूषण के मुद्दे पर आप देखें, प्रदूषण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर 43% खर्च हुआ, केवल 300 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था। 24-25 में एमसीडी के अंदर जो पैसा भेजा गया था 38 करोड़ रुपए, वो भी अनस्पेंड रह गया, वो स्पेंड नहीं हो पाया। तो आप देखेंगे किस तरह से जो सवाल है, सवाल इस बात का नहीं कि बजट कितना बड़ा है, सवाल यह है कि डिलीवरी किस तरह से होगी, बजट से लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दिल्ली का जन जो है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एक युवा को रोजगार सृजन के लिए क्या मौका मिलने वाला है, उसको स्किल डेवलपमेंट में क्या मिलने वाला है, सवाल इस बात का है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये बहस चल रही है कि केजरीवाल जी के पास के एफिडेविट में क्या था और उनके एफिडेविट में क्या था, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को इससे भी आज सरोकार नहीं। आज दिल्ली की जनता सरोकार इस बात से रखती है कि उनको क्या मिलने वाला है, क्या उनको अच्छी सड़कें मिलेंगी, क्या उनको पीने के लिए साफ पानी मिलेगा, उनको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सब बातें दिल्ली की जनता के सामने आनी चाहिए और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सर, क्या ये बताइए, एक बात जो बार बार कही जाती है और पिछले 2-3 दिनों में इस बात का मैंने भी जिक्र किया है कई बार, इस चीज़ को दीपक जी एकाध चर्चा में रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में, और विपिन शर्मा जी आप भी सर संभवतः रहे हैं, जो कोर इशू है बजट को लेकर कि बजट इतना है, इस बजट पर कितना पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां खर्च होगा, जिन जिन मदों में पैसा दिया गया क्या वो पर्याप्त है या वहां और ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, यहां पर कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया गया, इस मद में इतना पैसा दिया गया, पिछले साल तो इतना दिया गया तो उसमें इतना ही खर्च हो पाया। चर्चा इन इश्यूज पे होनी चाहिए थी, लेकिन क्या पिछले 2-3-4 दिनों में ये चर्चाएं हो रही हैं और क्या महत्वपूर्ण ज़्यादा है? जी धर्मराज जी, जो मैं आता हूं दीपक जी आता हूं सर आपके पास। हाँ विपिन शर्मा जी। धर्मराज जी धन्यवाद। देखिए बहुत अहमियत रखता है आपका सवाल, क्योंकि असली वजह ही वही है कि एक आम आदमी सोचता है कि यहाँ पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि आप बजट पे करें, आप बजट पे चर्चा हो, ये हो कि हम लोग जो नए नए योजनाएं लेके आए हैं, या एक तरफ जब बात करते हैं मुख्य तौर पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ दूसरा वेलफेयर स्कीम्स जो
एक जनमानस के लिए उनकी भले के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, कैसे उद्धार होगा। और सबसे जरूरी बात है कि आप उसमें तुलना करें कि जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ पर पिछली सरकार ने कितना बजट आवंटन करा था, कितना एलोकेशन ऑफ फंड्स था, या कौन से विभाग के लिए या कौन से कार्य के लिए कितना बजट होना चाहिए। इसके इधर जाके यहाँ पर जो कीमती समय है, और जो देखिए जनता बड़ा हताश महसूस करती है। और मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी दोनों भाजपा और आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ताओं को। और पहली बात तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना कोई महत्वाकांक्षा है। बहुत संतुष्ट हूं पत्रकार का जो मैंने जीवन खपाया पत्रकारिता में। देखिए बिल्कुल मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं और दिल्ली का नागरिक हूं, उस भी हैसियत से बात कर रहा हूं। यहाँ पर दावे हरेक कोई दावे करे, आम आदमी पार्टी की सरकारें दी, ये कर दिया हमने, ये फलाने काम कर दिए। जनाब वही बात है, रेखा गुप्ता जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, केजरीवाल जी का भी, रेखा जी का भी। लेकिन जरूरी बात है कि दावा करना बहुत आसान होता है, और सही में जो काम आपको दिखना चाहिए उसके लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, या आप उसमें सफाई दें कि इतना हमने करा। वो जनता जनार्दन है, जनता भली भांति समझती है। और मैं अपनी बात को देखिए एक बड़ा पुख्ता करूं, पूरा करूं, उसके लिए मैं जरूर उस बात का हवाला देना चाहूंगा जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। मतलब मैं बड़े जिम्मेदारी से बात ये बोल रहा हूँ, विश्वास से बोल रहा हूँ। आप चाहे ईस्ट दिल्ली चले जाए, नॉर्थ दिल्ली चले जाए, कहीं भी जाए, अपने आप एक स्वर में स्वर आवाज निकलती थी कि वाकई में विकास हो रहा है। ये जो मतलब डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, या जो फ्लाईओवर का काम है, नेटवर्क जो पूरा बना था, और विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। और ये कम जो समय था वो ज्यादा उस बात के लिए जानी जाती थी कि श्रेय लेने के लिए, ये फलाने काम हमने कर दिए, ये उपलब्धि हासिल कर दी, ये माइलस्टोन्स, ये अकम्प्लिशमेंट्स। वो विफलता के लिए तैयार रहती थी। मैं कई मर्तबा जाके उनको मिला बतौर पत्रकार, वो एक बात बोलती थी, द बक स्टॉप्स हियर एट माय ऑफिस डोर। ये अपेक्षा करी जाती है, वो किसी तरह की पीआर मशीनरी की आवश्यकता थी नहीं उनको कि यहाँ पर आके बताएं या विज्ञापन दें। मैं और देखिए ये दुख होता है क्योंकि यहाँ पर आप किसी से बात करें, आप दावे हरेक कोई कर सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, वो दिखना भी चाहिए। दूसरी बात है देखिए उपलब्धियां हर कोई हासिल करना चाहता है, सब मंशा सबकी साफ होती है, लेकिन अगर कहीं लैकुनेस है, कमी पेशियां हैं, तो वहां पर चर्चा हो। हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे धर्मराज जी कि यहाँ पर जो 27 साल का सूखा खत्म हुआ है भाजपा का, कि अब कम से कम, क्योंकि ये पिछले कुछ वर्ष तो सिर्फ तू मैं देखने को मिली है, बिल्कुल पक गया है। एक आम आदमी दिल्ली का नागरिक पक गया है इस बात से। उनको आपस की तकरार से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है कि आपका घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा आम आदमी पार्टी भाजपा का। वो उसके लिए आपको जनता ने अपना बेशकीमती वोट नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कि आप चर्चा सार्थक करें, आप बताएं कि जो जो कमी पेशी रहेगी तुलना करें, तुलनात्मक होनी चाहिए कि सड़कों के निर्माण के लिए ये जो गड्ढे हैं, पॉट होल्स, तारों के झंझाल लटक रहे हैं, पुरानी दिल्ली चले जाए, सदर बाजार मार्केट चले जाए, दैट्स अ टिकिंग टाइम बम। और ये आप इंतजार करते हैं फिर हम घड़ियाली आंसू रो जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तब एक दूसरे के साथ। और मैं तो बड़ी हैरानी होती है एक आम आदमी को जनाब कि आप लोग तो वहां पर भी नहीं आते, किसी की शोक सभा में चले जाते हैं, वहां पर भी गाली गलौज शुरू हो जाता है, खाना बन जाता है। और आप समझ रहे हैं धर्मराज जी मैं कहां इशारा कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कोई एक समय सीमा तय करनी चाहिए और ये कुछ एक लकीर खींचनी चाहिए कि ताकि आप जो जनता है, जनार्दन जिसको आप बोलते हैं, जिसके पास आप जाके वोट के लिए गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ करके आप वोट दें, उन पे भरोसा जताएं, वो कीमती समय उनका ना बर्बाद करें। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी चुनौतियां बेशुमार है, अब तो अपेक्षाएं भी हैं, और ये मैं बात दोनों के लिए कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए। और जरूरी बात है कि कांग्रेस, देखिए वो हम लोग, मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूँ शीला दीक्षित जी का, लेकिन साथ साथ इसको आप सुझाव लेके चलिए, बड़े विनम्र पूर्वक सुझाव भी दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि आपको भी मंथन करना चाहिए कि आप लोगों को क्यों जनता ने दूर कर दिया, उसके पीछे भी, और वहां पर भी उन कमियों को दूर करें, क्योंकि महज उस बात बोलने से भी काम नहीं चलेगा कि वो शीला दीक्षित जी का दौर था। तो जनाब अभी तो आप बिल्कुल गुल है, मतलब
कुछ शून्य में बैठे हैं यहाँ पर विधानसभा में। तो इसका मतलब है कि ये मंथन सबको करना चाहिए कि आप लोग कहाँ जनता से अगर दूर जा रहे हैं और जनता अगर हताश महसूस कर रही है तो उसके लिए क्या पुख्ता कदम उठाएंगे, कैसे उन कमियों को दूर करेंगे। चलिए सर, देखिए, और बजट को लेकर जो एक मिनट वैभव कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव बोल लीजिए। हाँ बोलिए। जी, मैं बजट के ही पॉइंट्स पे ही बात करना चाह रहा था। तो अगर आप मुझे बस 1 मिनट चाहिए। हाँ बोलिए। अभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द बजट, तो विपिन जी की बात में पूरी तरीके से सहमत हूँ, उसी फीचर्स पे बात होनी चाहिए। लेकिन जब बात इधर उधर होती है, पर्सनल अटैक होती है, तो उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन कमिंग ऑन टू द फैक्ट कि जो बजट में दिल्ली की जनता के लिए पेश किया गया और दिल्ली की जनता को एक्चुअली मिला क्या, अगर 1 लाख करोड़ के आप डिटेल वाइज भी ब्रेकअप करें तो इसका मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने जो लास्ट बजट पेश किया था 75,000 करोड़ के आसपास का बजट पेश किया था लास्ट ईयर जब हमारी सरकार थी, उसके बाद ये सडन जंप होता है 1 लाख करोड़ का। इसका मतलब कि आपके पास सफिशिएंट और सरप्लस मनी रही होगी। अगर मान भी लिया जाए, वो तो फर्जी है वैसे, लेकिन मान भी लिया जाए सही, अगर आपके पास इतने पैसे थे तो आपके पास बहुत सारे चीजों को पूरा करने के अवसर थे। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टर सबमिट करने की बात की गई थी। इन्वेस्टर सबमिट दिल्ली में कितने आए, कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या उसका आउटकम रखा, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार नीलबटे सन्नाटा थी इस पे। सरकार के पास नई नौकरियों का तो पूरा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग नौकरी थी, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी, डीटीसी ऑपरेटर की निकली, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, जो उनके स्टाफ की नौकरी और इस तरह, और जो भी जो गार्ड मोहल्ला बस के जो गार्ड्स निकाले गए थे उन सब की, वो सारी नौकरियां, इनमें से किसी की बहाली नहीं। इसका मतलब आपका पैसा उसमें भी नहीं बचा, क्यों उसमें भी एक्सपेंड नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा जो स्पेंड होता तो उनकी तनख्वाहों देने में एक्सपेंड होता, वो भी नहीं हुआ। आपके पास 5100 करोड़ रुपए का आपने कॉर्पस फंड बनाया था कि वो महिला जो प्रधानमंत्री जी वहां पे चीख के गए थे कि 8 मार्च से मिलेगा महिला सम्मान 2,500 रुपए, वो भी नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार का पैसा गया कहां? अगर कहीं तो दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो एस्टिमेट 1 करोड़ का 55 लाख में बनता था, वो 95 लाख में, 55 लाख से लेकर सीधा 95 लाख में वो जंप कर गया। कहां जा रहा है आपका पैसा? आपका पैसा दिल्ली के लिए कहां लगा? आपने नए कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले, जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उसी पे स्टिकर चिपका के आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिए। जो स्कूल चल रहा था उसी स्कूल के होर्डिंग, बाबा साहब अंबेडकर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल के होर्डिंग उतार के आपने सीएम श्री के होर्डिंग्स लगा दिए। आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने अस्पताल नहीं बनाया, आपने नए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए, आपने जो एग्जिस्टिंग चीजें जो चल रही थी, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, उनकी भी बहाली नहीं की, कोई इन्वेस्टर सबमिट नहीं किया। आपका 1,000 करोड़ पैसा गया कहां? क्योंकि दिल्ली की जनता को कहीं नहीं दिख रहा है। और दिल्ली की जनता के साथ साथ विपक्ष इसीलिए आपसे सवाल पूछता है कि आपका ये जो 1 लाख करोड़ है, एक्चुअली ये फर्जी बजट है। आप दिल्ली के लोगों को कर्ज तले धकेल रहे हैं। अब तक 20,000 करोड़ के आसपास आपका कर्ज पहुंच जाएगा, अनुमानित है जो, और 5 साल में तो आप बेड़ा गर्क कर देंगे दिल्ली की जनता का। तो इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो दिखाइए पैसा। ठीक है, हाँ सर, ये बताइए, मैं समझ गया। वो शुभेंदु जी, वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हुआ कुछ नहीं, नाम बदला गया, पट्टी बदली गई, तो पैसा खर्च कहां हो रहा है? ये कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। मतलब पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बस दिखाया जा रहा है, ये आरोप है। मैं इसका भी जवाब देता हूं, उसके पहले खाली एक छोटा सा डाटा देता हूं और उसके बाद आपके प्रश्न पे आता हूं। इन्होंने 2020 के हलफनामा में बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के जो आईएएस हैं, आईपीएस मतलब आईआरएस इनकम टैक्स के, उनके खाते में केवल 9,000 रुपए हैं और पत्नी के खाते में 12,000 टोटल। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके 6 खाते हैं, 33 लाख रुपए हैं, और 6 खाते मतलब पूरे फैमिली के 6 खाते, और उनकी पत्नी के पास 15 लाख का म्यूचुअल फंड भी है, और लाखों रुपए है उनके शीश महल में जो आई थी, क्या कहते हैं, नहीं ये सुनिए मशीन जो ट्रेडिंग, सुनिए मैं बिल्कुल, ये किस तरह की बात, जो बिल्कुल बाइसिकल आई थी, जो वॉकर मशीन आई थी, जिम बना था, उसका रेंट उनके लड़के का अकाउंट में दिया जाता है।
मैं अभी के बाद प्रश्न पे जवाब पे आता हूँ। अरे भैया काहे को इतना खराब लग रहा है ना? आप अरविंद केजरीवाल जी के बेटे को, अरविंद केजरीवाल जी के बेटे को जो IIT में पढ़ता था, उसको किराया कौन सा जिम का, जो उस जिम उनके घर पे लगा था, उसका किराया देना पड़ता था, क्योंकि वो मशीनें किराए पे ली थी। किसने सप्लाई करी थी? झूठे लोग अरविंद केजरीवाल जी के बेटे ने। इसलिए मैं वापस आता हूँ। आपको मिर्ची लगेगी, मैं जानता हूँ आपको मिर्ची लगेगी। आपके विषय पर आता हूँ, तो मैं विषय पर आता हूँ। फिर मोदी जी का बताइए, मोदी जी किसकी जासूसी कराते थे? अगर देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करनी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करनी है, मैं बता रहा हूँ। ये बताइए मोदी जी किसकी जासूसी कराते थे? किस लड़की की जासूसी कराते थे? नाम बताइए। कौन सी लड़की की जासूसी मोदी जी और शाह जी ने? अगर इसी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करनी है तो हम बात करते हैं। आप बताइए फाइल में हरदीप पुरी का नाम क्यों है? हरदीप पुरी किससे मिलने जाते थे? वहाँ पे डील साइन करते थे? कौन से रिश्ते थे? यही तो है, यही है। चलिए ठीक है, एक इतना लोअर नहीं जाना। देखिए इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में कमर्शियल जो LPG सप्लाई है इसको 50% तक बढ़ाया गया है। तो बड़ी अपडेट यह है, कमर्शियल LPG को लेकर जो मारामारी चल रही थी उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं मनजिंदर सिरसा, उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी की बातों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें अफवाह हैं। दिल्ली में कमर्शियल LPG का जो आवंटन है वो 20% यानी 1800 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाकर 50% किया गया है। यानी पहले 20% था और गिनती में देखें तो 1800 सिलेंडर प्रतिदिन था और अब इस 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और सिलेंडर की जो संख्या है वो 4500 के करीब 4500 किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इसको लागू किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बड़ी राहत मिली है। 5 किलो सिलेंडर के लिए 684 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से दिल्ली में प्रावधान किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। इसमें 3375 सिलेंडर हैं। सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में होटल उद्योग, प्रवासी मजदूर और जरूरी सेवाओं को लगातार सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। सरकार LPG की को लेकर उपलब्धता को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 70 टीमें दिल्ली में सक्रिय हैं और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% किया है। अभी 1800 से बढ़कर 4500 सिलेंडर प्रतिदिन हो गया है। ये 19 kg का जो कमर्शियल सिलेंडर उसकी संख्या है। ये बढ़ी हुई सप्लाई तत्काल लागू हो गई है और इससे जो जरूरी सेवा हैं, होटल उद्योग हैं और प्रवासी मजदूर हैं उनको बगैर किसी रुकावट के सिलेंडर मिलने में और आसानी होगी। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। बात आकर जहां थमी थी, ये तो ज़रूरी खबर थी क्योंकि बड़ी जो लोग परेशान हैं। 20% से बढ़ाकर सरकार ने इसको 50% किया है। दिल्ली में उसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। दीपक शर्मा, जब मूल बात पे आता हूं सर, बजट को लेकर जैसे आपने कहा, आपको लगता है कि अभी बजट का जो सत्र है उसको एक दिन एक्सटेंड किया गया है? शुक्रवार को शायद 11, हाँ शुक्रवार को विधानसभा बैठेगी। प्रश्न ये है कि बजट को लेकर जो आंकड़ों के खेल की बात हो रही है, एक कहना और इसको एक प्रमाणित करना, कि प्रमाण के साथ प्रमाणित करना, क्या उसमें विपक्ष सक्सेसफुल हो पा रहा है? जी धर्मराज जी, जो आपने प्रश्न किया वो तो उसको बेहतर ढंग से मुझे लगता है विपक्ष के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें आम आदमी पार्टी के बारे में तो वो बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या सोच के बात रख रहे हैं। हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो फिगर्स की बात की जा रही, बार बार फिगर्स की बात की जा रही है, हम फिगर्स पे एम्फेसिस ना करते, हम केवल एक बात प्रश्न केवल ये करना चाहते हैं कि जो
हमने एक बहुत बड़ा एक सरल रूप में जो जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ पिछली बार। जब आप क्वांटम इतना बड़ा लेके आ रहे हैं और आप दिल्ली की जनता को इतना बड़ा बजट डेडिकेट कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ की बात करते हैं, बार बार मीडिया हेडलाइंस में अगर आप देखेंगे यही हेडलाइन चलती है। लेकिन सवाल ये कि उसमें खर्च क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, कई ऐसे क्षेत्र हैं अगर आप देखें उसके विषय में बात नहीं है। अगर आप युवाओं की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के पर रोजगार पर कुछ बात हुई है क्या उसके विषय में? तो हम फिगर से ज्यादा हम उस बात को रखना चाहेंगे जो जनता के मन में और जो जनता को समझ में आती है। आज अगर जिस तरह से अगर हम फिगर्स के पर जाएंगे, हम कुछ प्रस्तुत करते हैं, ये उसका जवाब दूसरी तरह से देते हैं, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली की जनता को क्या मिल पा रहा है, क्या रोजगार के विषय में क्या प्रयास किया गया इस बजट के अंदर कि दिल्ली का युवा जो है उसका सुनहरा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके, उसको स्किल डेवलपमेंट होगा, रोजगार के लिए कुछ नए अवसर उसके लिए खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लो हम बात करें अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बिल्डिंग के रिपेयर्स और मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है। क्या उसके बारे में अलग से जिक्र किया गया है? अगर आप एक पूरा ब्रैकेट बनाएंगे कि एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, एजुकेशन के अंदर बाइफरकेशन कैसे होगा उसके अंदर कि आप क्या मद में कितना खर्च करने वाले हैं? नहीं सर, इसमें सर दीपक जी, इस पे ना मैं कोशिश करूंगा एक बार सत्र जब खत्म हो जाएगा ना, तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे एजुकेशन की आपने बात की, एक पर्टिकुलर दिन हम एजुकेशन पे ही बात कर लेंगे, जो बजट हुआ है, पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है। एक दिन हम हेल्थ सेक्टर पे बात कर लेंगे, एक दिन सड़कों पर बात कर लेंगे, वो मैं करूंगा, प्लान है, जैसे वो सत्र एक बार निपट जाए फिर उस पर हम जरूर देखेंगे। एक सवाल सर, इसमें जो प्रवेश वर्मा की तरफ से विधानसभा में आपने भी देखा होगा, वो पेपर रोल अमूमन इस तरीके से दिखता नहीं है, उस पर एक टिप्पणी जरूर कर दीजिए, क्या वो जरूरी था और क्या उसमें प्रामाणिकता है? रिगार्डिंग आप लोग रिपीट कर देंगे किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? जो प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में क्या की रिपोर्ट में चर्चा के दौरान जो उन्होंने पेपर रोल दिखाया पूरे विधानसभा में, और उसमें बताया कि इतना टेबल लगा, इसका इतना बेंच लगा। देखिए जी धर्मराज जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत छोटे आसान भाषा में मैं इसका जवाब दूंगा। कहते हैं ना, समय बीतता है, चक्र घूमकर वापिस वहीं आ जाता है। जो केजरीवाल जी किया करते थे 2014 में, वो भी तो आरोप लगाया करते थे ना, आपको मालूम होगा क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए थे, किस क्या क्या बात बोली थी। उनके पास भी बहुत सारे पन्ने हुआ करते थे, आपको याद होगा, इतिहास को रिफ्रेश करा रहा हूं मैं। आज सवाल इस बात का है कि उनको जवाब दे देनी। अगर बात करें हम, कोई भी सरकार आती है और उसके बाद में जो दूसरी सरकार आती है उससे जवाब पूछा जाता है। और ट्रांसपेरेंसी की जब बात करके कोई पार्टी आती है तो उसको मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति की शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर आरोप और प्रत्यारोप वाली, वो 2013 के आसपास केजरीवाल साहब ने की थी। अब आप अगर मान लो वही राजनीति अगर मान लो रिवर्ट होकर भाजपा भी अगर मान लो वही सवाल पूछती है, तो मुझे लगता है उस राजनीति की शुरुआत तो बहुत पहले उससे हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, किस तरह से। ठीक है विपिन जी, ये बताइए क्या अगला साल, 1.5 साल, 2 साल ये कंपैरिजन में ही गुजरेगा? ये भी बहुत, आपका सवाल बहुत जरूरी है धर्मराज जी। देखिए, 2 बातें हैं कि, और ये सवाल दोनों से ही बनता है, आम आदमी पार्टी भाजपा से, कि आम आदमी पार्टी से सवाल, एक जायज सवाल ये बनता है कि क्या रेखा गुप्ता सरकार को ये हक नहीं बनता कि वो ऑडिटिंग कराएं? और ऑडिटिंग कराने के पीछे भी जो दलील दी गई है कि वो ऑडिटिंग इसलिए कराया जाएगा कि ताकि जो भी जहां पर कटौती करनी है या कैसे और पॉलिसी को बढ़िया करना है, वो कारण। दूसरी बात है कि जैसे बच्चा इम्तिहान के समय या पढ़ाई के समय माँ बाप उसको बोले कि बेटा पढ़ाई करो, तो वहां पर बस कुछ ना कुछ बहाने चलते रहेंगे। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये बात लागू होती है भाजपा पे कि आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो आप उसमें कमी पेशी क्यों निकालते हैं? दिक्कत किस बात की है? सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। सत्ता में कौन काबिज है? आपसे क्या ये पूछा जाएगा नहीं कि आपने जब जनता के बीच गए थे वोट मांगने, आपने सीएजी रिपोर्ट का बात करी थी, उसको साझा करेंगे। आप शीश महल खोल दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें म्यूजियम से कोई मतलब नहीं है कि आप उसको म्यूजियम बनाएंगे, क्या करेंगे, आप खोल दीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कुछ ऐसा खर्चा नहीं हुआ, आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये बातें जनता के गले उतरती नहीं है किसी के लिए भी।
जनता चाहती है कि आप उनको रिजल्ट्स दिखाएं, डिलीवरेंस होनी चाहिए ग्राउंड जीरो पे। यहाँ पर एक दूसरे पे आपको आपस के, ये कोई T20 का मैच नहीं चल रहा कि आपस में आपके घमासान के लिए जनता ने आपको वोट दिया है और आप जो कीमती समय है, जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, उसका पैसा बर्बाद हो। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान अब उस तरफ केंद्रित होना चाहिए। कई सवाल बनते हैं कि फिर आप पहले सिंगापुर दूर की बात, या क्रूज आप बाद में चलाएं, पहले तो जो मूलभूत बातें, जो तारों के जंजाल लटक रहे हैं, कि आप अंडरग्राउंड केबलिंग कह रहे थे, ठीक है सर, वो कब शुरुआत होगी? देखिए ऐसे सब जायज सवाल है ये। चलिए सर, आप समय कम है तो मैं थोड़ा दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी का रुख करूंगा। शुभेंदु जी, अब क्योंकि मसला ये है कि आपसे प्रश्न तो नहीं है, आम आदमी पार्टी से होगा। प्रश्न ये है कि जो सारी बातें हो रही हैं, अगर विपक्ष कोई बात बहुत जोर शोर से कह रहा है तो नैरेटिव के पर्सपेक्टिव से या किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसको डिफेंड तो करना पड़ेगा कि वो बात कहाँ, क्योंकि सब कुछ तो परसेप्शन का ही खेल है। मैंने यही कहा कि हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, पहले साल के अंदर खाली प्लानिंग में ज्यादा पैसे समय खर्च हुआ और उसके कारण जो हमने टेंडर दिए उस पर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। बहुत सारे टेंडर अभी भी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हैं वो चल रहे हैं प्रोसेस में, इसलिए फंड्स का यूटिलाइजेशन हम 76% तक पहुंच पाए। पर इनके सभी बजट का यदि हम एवरेज निकाले हैं तो वो इनका यूटिलाइजेशन हमेशा 56% से लेके 69% तक है। तो यदि मैं कंपैरिजन करूं तो भी मेरा फंड्स यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है और ये पहला साल था। आप देखिएगा इस साल जो फंड्स का यूटिलाइजेशन है हम लोग 90% से ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, ये बात मैं फिर से कहूंगा कि जो इन्होंने सीएम श्री स्कूल और ये सब बात है, एक बार जाके देख के आए कि पहले आपके मोहल्ला क्लिनिक में क्या था, खाली खांसी की दवा मिलती थी, अब बड़े पॉली क्लिनिक के रूप में बनाया जा रहा है और सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक चालू है। इसी तरीके के अटल कैंटीन है, इसी तरीके से विद्यालय बनाए जा रहे हैं। जिन विद्यालयों को आप कह रहे थे वो बहुत अच्छे, खाली नाम बदला गया है, सीएम श्री स्कूल की सभी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं, उनका बड़ा अच्छे तरीके से चेंज किया गया है। आने वाले समय जनता देख रही है, हमको बहुत सारा जवाब केजरीवाल जी या सौरभ भारद्वाज जी को नहीं देना है, क्योंकि जनता को के बीच में से हम आए हैं, हमको जवाब जनता को देना है और हम अपना काम करके ही जनता को जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ये बताइए वैभव, अब क्योंकि जितना भी समय है इस सत्र का, अमून हमने देखा कि विधानसभा के बाहर ही बातें कही गई। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बातें आप लोग कह रहे हैं आपके माननीय विधायक सदन के अंदर वो सब बातें कहें। कमराज जी, सबसे पहले तो मैं विपिन जी को कह दूं, बिल्कुल सही बात है सर। रेखा गुप्ता जी जितनी भी ऑडिट करवाना चाहे करवा लें, वो स्वतंत्र है और उसके लिए बाध्य हैं। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जितने ऑर्डर कर ले। हमें ना आम आदमी पार्टी किसी भी सवाल से भाग रही है, ना किसी भी सवाल से असहज है, क्योंकि हमें पता है हमारी सच्चाई, और वो अभी ईडी और सीबीआई के केसेस में निकल के आई गई। शुभेंदु भाई ने बात बोली कि पिछले 1 साल में हमारा पूरा समय जो निकला वो निकला प्लानिंग पे, इसलिए हम फंड यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसका मतलब इन्होंने जब प्लान करके फंड एलोकेट किया था तब फोरकास्ट, मतलब जो मिनिस्टर्स और जो आपके पास आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो फोरकास्ट कर लेते हैं कितना समय इसमें, इसका मतलब आपका फंड एलोकेशन ही फर्जी था। अगर आपका पूरा साल प्लानिंग में जाना था, और अगर मान भी लेते हैं कि इस साल से वो कह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूशन में आ गए, अब हमने सारा प्लान कर लिया, 1 साल में ब्लूप्रिंट बना लिया, अब हम एग्जीक्यूशन में आएंगे, इसका मतलब इस बार गर्मी में लाइट नहीं कटेगी, इसका मतलब इस बार बारिश में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। इतना हम मान के चल रहे हैं शुभेंदु भाई की, अगर हम बात मान भी बीजेपी की अगर हम बात मान लेते हैं तो, लेकिन इतना तो कोई दिल्ली की जनता को समझा देता कि जो पालम में इंसिडेंट हुआ, आपके पास इतने पैसे नहीं कि 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी खरीद लेते। ऐसा कौन सा बजट 1 लाख करोड़ का बना लिया कि उसमें 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं खरीद पाए, नेट नहीं खरीद पाए, कि फायर, वहां आपकी जो फायर की गाड़ियां थी वो चलने लायक नहीं रही थी। इसका जवाब दिल्ली की जनता को कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा दिल्ली की जनता। ठीक है, शुभेंदु जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जी एक बात तो पूछ रहा है धर्मराज जी। हाँ बोलिए। 15 सेकंड अगर मुझे एक सवाल। हाँ बोलिए विपिन। मैं देखिए अभी जब दोनों सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहे थे तो मैं कुछ लिख भी रहा था साथ साथ, जो जहन में बात आई। देखिए एक होता है कि ऑफ बजट बोरोइंग, और उसमें साथ साथ आप जोड़ लीजिए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है कुछ, कि जिसको
आप लेकर जो आपका फिस्कल बर्डन है, जो दबाव है, किसी भी सरकार जब भी कोई नया कार्यभार संभालता है, तो ये दो बड़ी जरूरी बातें हैं। दर्शकों को तो ये बात जानी चाहिए कि ऑफ बजट बोरोइंग, क्योंकि हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, देखिए ये भी किसी से बात छुपी नहीं है कि आप उसको लेकर, इसका मतलब है कि पारदर्शिता कहां है फिर? तो अगर आप ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं, फिस्कल बर्डन तो देखिए हर एक कोशिश करता है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, कैसे उसको आप, ठीक है शुभेंदु जी। दूसरी बात जो योजना है, नहीं मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, ये बात कई सालों से और कई जगह है, मतलब ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा। चलिए ठीक है शुभेंदु जी, रिस्पॉन्ड कर देंगे शुभेंदु जी। ठीक है सर, समय 1 मिनट है मेरे पास, मात्र 1 मिनट है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती है, वेलफेयर स्कीम्स वो कितनी, क्या वो सस्टेनेबल? चलिए ठीक है सर, ठीक है, बात हो गई, बात आ गई, सरल सा सवाल। ठीक है। हाँ शुभेंदु जी, देखिए बहुत सारी चीजें हम लोगों के इस पूरे फंड्स में 1,03,000 करोड़ में कोई ऐसा फंड्स भी होगा जो इमरजेंसी में यूज होगा, उसको मिसलेनियस फंड्स कहते हैं, जिसका कोई बजटिंग नहीं होती है। कल को कोई ऐसी आपदा आ जाए, उसके लिए भी फंड्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे कैबिनेट अप्रूवल के बाद ट्रांसफर भी किया जाता है। तो आप उसकी चिंता ना करें। फिजिकल डेफिसिट की जहां तक बात आप कर रहे हैं कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया और क्या गैप रहा, उसी के लिए बता रहा हूं, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से लाना होगा तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, लोन बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे, और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, रोड बन जाएगी, तो उसी से रिवर्स पैसा आएगा, चाहे मेट्रो के लिए, जैसे कि रैपिड रेल के लिए, जैसे कि हाईवे के जो रोड बनती है, उससे पैसा लगातार कई सालों तक आता रहता है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की सरकार, ठीक है वैभव, जल्दी से वैभव, मात्र 10-15 सेकंड है, ज्यादा समय नहीं है, 15 सेकंड। मैं बोल रहा हूँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ेगा उसमें मोदी जी की होर्डिंग थोड़ी कम लगवाइएगा शुभेंदु जी, उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा रोड की अपेक्षा। तो इसलिए वो थोड़ा सजेशन है, छोटे भाई का एक सजेशन, छोटे भाई का सजेशन विषय नहीं है कोई। रेलवे पे 15-15 लाख के वहां पे 3D पर बोला करो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बजट ऐसे ही बड़ा भास्ट विषय होता है, बोरिंग भी होता है, आम लोगों को समझ में नहीं आता। मोटे तौर पर आम लोग ये समझते हैं कि कितना आया, कितना गया और कहां से लाना है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये मामला थोड़ा गर्माएगा, देखते हैं गर्माहट किस तरीके से बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।